नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं पंजाब से, जहां पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी खींचतान खत्म करने में कांग्रेस आला कमान जुटा हुआ है। 3 सदस्यों की एक कमेटी बारी बारी से पंजाब कांग्रेस के विधायकों और नेताओं से मिल रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री के विरुद्ध असंतोष लंबे समय से सुलग रहा है, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या कांग्रेस विधायक पंजाब के नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं। पंजाब के 25 विधायकों और मंत्रियों ने कांग्रेस आलाकमान से मुलाकात की है। कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में चुनाव नहीं जीत सकते, ये असंतुष्ट विधायकों की दलील है। पंजाब संकट सुलझाने के लिए असंतुष्टों से कांग्रेस की जो समिति बनाई गई है उसने मुलाकात की है। पंजाब विधायकों के साथ एक एक करके बातचीत की जा रही है। हमारे साथ पंजाब के वरिष्ठ विधायक संगत सिंह जी हैं। जी, क्या बात हुई और क्या मसला है? जो कमेटी ने मैंने बुलाया थी, जो कमेटी जो मुझे कमियां सी बताती ने इन्होंने पूरी करो। बैकवर्ड क्लास से मैं 4 इलेक्शन लड़े हैं, बैकवर्ड क्लास थोड़ी पीछे रह गई, कोई बात नहीं करें। लेकिन जब एक चुनाव अगले साल होने जा रहा है और कांग्रेस की स्थिति अच्छी बताई जा रही है किसान आंदोलन की वजह से, ऐसे में पार्टी के भीतर क्या खींचतान है? सब ठीक है, कमेटी बैठ गई है, ये सारा कुछ कहते ठीक है सर। लेकिन कमेटी बैठने के पीछे जो झंझट है, तभी तो कमेटी बैठी, तो क्या अब ठीक हो जाएगा? कहते ठीक हो जाएगा। क्या है सबसे बड़ी मांग? क्या है? मांग नहीं कोई, बस इलेक्शन है, सारा तालमेल इकट्ठा करते हैं। आप लोग चाहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन हो, पीसीसी नया मिले, नए सिरे से चुनाव कोई मिले? गल है कि उन्होंने फैसला तो ऊपर वाले करना भाई, फैसला करना, फैसला जो ऊपर वाले करेंगे हम थोड़े करेंगे। अब तो सवाल पूछे होते हैं। लेकिन आखिरी सवाल, आपको लगता है कि एक ऐसी स्थिति है राज्य में कि अगर नया नेतृत्व सामने आए तो ज़्यादा बेहतर कांग्रेस कर सकती है या पुराने नेतृत्व? हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। उमा, अभी तक ऐसा लग रहा था कि ये जो झगड़ा है या विवाद है ये केवल कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में है, लेकिन अब संख्या जो है नाराज विधायकों की, असंतुष्ट विधायकों की बढ़ रही है, ऐसा दिख रहा है। ऐसे में जबकि पंजाब में अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं, कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती है कांग्रेस के लिए? जी देखिए, जो नवजोत सिंह सिद्धू खेमा है उसका दावा तो ये है कि उसके समर्थन में कई सारे विधायक हैं और कई सारे मंत्री भी हैं। कुछ विधायक उनके समर्थन में जो हैं वो बहुत ही वोकल होकर बोल भी रहे हैं, चाहे प्रताप सिंह बाजवा जैसे नेता ही क्यों न हो। लेकिन दूसरी बात यह है कि आखिरकार आलाकमान क्या फैसला करता है। क्या आलाकमान कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे जो पुराने कांग्रेस के नेता हैं, एक मजबूत स्तंभ हैं और जिनके नेतृत्व में पिछली बार कांग्रेस ने पंजाब में कामयाबी हासिल की थी, क्या उनको दरकिनार कर, उनकी इच्छा को दरकिनार कर पार्टी जो पीसीसी चीफ है वो बदलने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से होती है या नहीं? लेकिन ये 3 सदस्यीय कमेटी बैठी है, वो 3 दिनों तक अलग अलग एमएलए से और पार्टी के अलग वरिष्ठ नेताओं जो पंजाब कांग्रेस के हैं उनसे सलाह मशवरा के बाद, उनकी बातों को सुनने के बाद अपनी रिपोर्ट देगा और जून में संभावित है कि पंजाब में संगठनात्मक बदलाव हों। तो ये रायशुमारी जो अभी की जा रही है वो एक पीठिका का काम करेगी कि आखिरकार किस तरह से संगठनात्मक बदलाव हों। लेकिन ये बात अहम है कि जिस तरह से किसान आंदोलन ने जोर पकड़ा है। उमा से हमारा संपर्क टूट गया है, हम बाद में उनके पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। पंजाब के बाद अब बात कर लेते हैं हरियाणा की, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कोरोना की राजनीति, वैक्सीन पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दिल्ली को आबादी के हिसाब से दूसरे राज्यों से ज्यादा वैक्सीन मिल रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खट्टर ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली में हर रोज 1 लाख वैक्सीन लगाकर वैक्सीन खत्म कर देते हैं, फिर केंद्र सरकार पर वैक्सीन की कम सप्लाई का आरोप लगा देते हैं। आगे उन्होंने यहां तक कहा कि हम लोग भी रोजाना 2 लाख लोगों को वैक्सीन लगाकर वैक्सीन खत्म कर सकते हैं, पर हम जानते हैं कि हमारे पास वैक्सीन का कितना स्टॉक है। हम हर रोज 50 से 60 हजार वैक्सीन लगाकर स्टॉक को ठीक रख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल को भी यही समझना चाहिए। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों से आपको ज्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं, आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। तो ये सूझबूझ अरविंद केजरीवाल को रखनी चाहिए। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस वीडियो को टैग कर एक ट्वीट किया
उन्होंने लिखा कि खट्टर साहब, वैक्सीन से ही लोगों की जान बचेगी। जितनी जल्दी वैक्सीन लगेगी उतने लोग सुरक्षित होंगे। मेरा मकसद वैक्सीन बचाना नहीं है, लोगों की जान बचाना है। और कोरोना के बीच लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिनमें इंसानियत तार तार होती दिख जाती है। अब मामला संत कबीर नगर का है। यहाँ कोविड से पिता की मौत के बाद डरे हुए बेटों ने उनके शव को कंधा नहीं दिया, बल्कि जेसीबी से उठाकर जमीन के भीतर गाड़ दिया। ये परसा शुक्ला गांव की कहानी है। 3 बेटों के पिता रामललित की कोविड से मौत हो गई थी। परिवार ने जेसीबी मशीन किराए पर मंगाई, अपने खेत में गड्ढा करवाया और पिता को चारपाई सहित जेसीबी से उठाकर गड्ढे में दफन कर दिया। परिवार को लगा कि इससे वो कोरोना के संक्रमण से बच जाएंगे। अब गोरखपुर में लेकर गए थे सर, सावित्री अस्पताल में, तो वहाँ पर पॉजिटिव आ गए थे। हमारे पिताजी बोले कि बाबू है ले चलो घर हमको, तो घर लेकर आए सर, उनका देहांत हो गया। गांव के लोग आपका सपोर्ट नहीं किए कि आपको जेसीबी से दफन करना पड़ा? जो हमें 3 भाई थे सर, हाँ। तो हमने सोचा कि जो है यही सब जगह चल रहा है, यही हो जाए सब। जानकारी हम लोग को नहीं था सर। एक ऐसा व्यक्ति है जो जिसके लड़के बता रहे थे कि रिपोर्ट में पॉजिटिव है और वो एक्सपायर कर गया। एक्सपायर करने के बाद हम लोगों ने कहा कि चलिए भाई इनकी लाश को अंतिम स्थान तक पहुंचा दिया जाए। उन्होंने जब उनके बच्चे खुद नहीं छुए तो हम लोग भाई पीछे हट गए। फिर वो अपने मनमर्जी से जेसीबी बुलाए, जेसीबी बुला के उनको अंतिम यात्रा तक पहुंचाए। तो आप प्रतिनिधि होने के नाते आपने इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी? जी, मैं वीडियो को भी दिया, नायब तहसीलदार को भी दिया, एसडीएम तक भी बात गई, लेकिन वहां से कोई मदद आया नहीं। हमारे सहयोगी कमाल खान हमारे साथ लखनऊ से जुटे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। कमाल, केवल इंसानियत ही तार तार हुई हो ऐसा नहीं है, बल्कि जो मानवीय रिश्ते हैं वो भी लग रहा है कि बिल्कुल तार तार हो चुके हैं। जब ये खबरें आई थी कि शवों को बहाया जा रहा है या फिर दफनाया जा रहा है गंगा के किनारे क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, या फिर परंपरा का हवाला दिया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि कोरोना का खौफ है, कोरोना की बारे में समझ की कमी है, और जो प्रोटोकॉल एक होना चाहिए कि अंतिम संस्कार कैसे करना है, शायद उसके बारे में भी जानकारी का अभाव है। ये देखिए, जानकारी से बड़ी चीज जो है वो एक बाप बेटे के रिश्ते की बात है। आप सोचिए कोई भी कुछ भी हालात हों, लेकिन जिस बाप ने उनको जन्म दिया, जिस बाप ने उन्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जो बाप शायद साइकिल के करियर पे बिठा के उनको गांव के स्कूल छोड़ने गया होगा, जो बाप उनको कंधे पे बिठा के कहीं मेले ठेले ले जाता होगा, राम रावण युद्ध दिखाने ले जाता होगा, जो बाप उनके बीमार हो जाने पे रात भर जागता होगा, जो बाप उसके चोट लग जाने पे अपने दिल में उसकी हूक महसूस करता होगा, उस बाप को बेटों ने जेसीबी मशीन से खाट समेत उठवाया और गड्ढे में गिरा दिया, दफन नहीं किया। जो मुस्लिम लोग या क्रिश्चियन लोग बेरियल करते हैं, तदफीन करते हैं, उसका एक तरीका होता है। कब्र में 2 लोग उतरते हैं, जनाजा इज्जत के साथ उनको हाथ में थमाया जाता है, उस जनाजे को इज्जत के साथ वो जमीन में रखते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वहां मौजूद हर शख्स उस कब्र में मिट्टी डालता है अपनी खराज अकीदत पेश करने के लिए। इन तस्वीरों में देखिए कि वो खाट समेत जेसीबी से लाते हैं और गड्ढे में गिरा दे रहे हैं जी। ये उस बाप को के लिए कर रहे हैं जिसने उनको पैदा किया। तो यहां पे किसी तरह की सरकार, प्रोटोकॉल, नियम, कानून, ये तो सारा कुछ बाद का मसला है। ये बेटे कैसे कर सकते हैं ऐसा? बिल्कुल कमाल, बहुत ही दिल दिला देने वाली तस्वीरें ये हैं जिसमें इस तरह से खाट समेत ही गड्ढे में फेंक दिया अपने ही पिता को। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ बाराबंकी के सिरौली गौसपुर इलाके की भी एक तस्वीर सामने आई है, जहाँ सरकारी अस्पताल के बाहर एक शख्स अपनी 5 महीने की बच्ची का शव लिए रोता दिखा। उसका कहना है कि उसकी बेटी को कहीं इलाज नहीं मिला, वो तख्त से गिर गई थी जिसके वजह से चोट के बाद बुखार आ गया। वे उसे लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए, कोविड अस्पताल की इमरजेंसी में गए, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। हालांकि बाराबंकी के डीएम का कहना है कि बच्ची को इलाज न मिलने की बात गलत है। बच्ची जब अस्पताल लाई गई थी तब उसकी मौत हो चुकी थी।
कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया और इस प्रोजेक्ट को जारी रखने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि याचिका किसी मकसद से प्रेरित थी और वास्तविक जनहित याचिका नहीं थी। अदालत ने कहा कि शाहपुरजी पल्लनजी ग्रुप को दिए गए ठेके के तहत काम नवंबर 2021 तक पूरा होना है और इसलिए इसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली अर्जी को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। और सेंट्रल विस्टा के काम को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद सरकार इस मुद्दे पर विपक्षियों पर हमलावर हो गई है। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक गलत कहानी गढ़ी जा रही है। अब मैं आपको बताऊं, अब ये कहा जा रहा था कि ये जो है प्रोजेक्ट जो है ये एक वैनिटी प्रोजेक्ट है और वैनिटी प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि इसकी जरूरत नहीं है। और महामारी के दौरान आप इतना 20,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, एक वो आंकड़ा मैंने देखा। हमारे यहां जितनी वैक्सीन प्रोडक्शन की हमने एंटिसिपेट की थी उससे ज्यादा नाउ वी हैव मेड द अरेंजमेंट्स। और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मई, जून और जुलाई के लिए हमने एडवांस पेमेंट की है दोनों जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको एडिशनल वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए। और अगस्त से लेकर दिसंबर तक 2013 करोड़ एडिशनल डोजेज मिल जाएगी। मैं क्यों बता रहा हूं कि दिसंबर के एंड तक देयर विल बी इनफ वैक्सीन टू फॉर एवरी इंडियन सिटीजन, इंक्लूडिंग दोज जो उस एज ग्रुप में आते हैं जिनके पहले वैक्सीनेशन करने के हम कोई कभी बात ही नहीं थी। कहीं और कहा कि 13,400 का एक मोदी महल बनाया जा रहा है। अरे भाई साहब, ये फिगर्स कहां से आ रहे हैं? और सेंट्रल विस्टा और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में का उनमें अंतर जो है वो भी नहीं मालूम। द टू आर बीइंग फ्रीली इंटरचेंज्ड। हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ हैं। हिमांशु, आज हाईकोर्ट का जो फैसला आया इसके बाद सरकार विपक्ष पर खासतौर से सवाल उठा रही है। हमने देखा भी था कि छत्तीसगढ़ में जो नया रायपुर बन रहा है उसका काम भी बीच में रोक दिया गया था। कांग्रेस की ओर से ये कहा गया था कि चूंकि इतना बड़ा संकट चल रहा है इसलिए हम ये काम रोक रहे हैं। लेकिन अब जबकि हाईकोर्ट से ये हरी झंडी मिल गई है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को, क्या लग रहा है कि कब से काम चल ही रहा है, लेकिन क्या इसमें अब ज़्यादा तेजी आएगी या फिर इसको रोकने के लिए अब जो याचिका करता है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं? देखिए, जो शहरी विकास मंत्री हैं उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें आज कही हैं। पहला ये कहा है कि जो 75 साल पूरे हो रहे हैं आज़ादी के, उसके पहले नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को तैयार करने का एक सैद्धांतिक फैसला भारत सरकार ने लिया था और उसी के अनुसार जो काम है वो बहुत तेजी से चल रहा है। और उन्होंने ये कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगला जो शीतकालीन सत्र होगा संसद का, उसके पहले नई संसद की जो बिल्डिंग है वो तैयार कर ली जाएगी। क्योंकि सरकार ये चाहती है कि जो सेलिब्रेशन हो, जो 75वां जो आज़ादी का दिवस मनाया जाए, वो नई संसद भवन में बनाया जाए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो दूसरा प्रोजेक्ट जो काम चल रहा है सेंट्रल विस्टा के तहत, सेंट्रल एवेन्यू प्रोजेक्ट, उसके तहत ये अभी जो काम चल रहा है उसके हिसाब से करीब नवंबर तक जो राजपथ को चौड़ा करने का जो काम अभी चल रहा है वो पूरा कर लिया जाएगा। इन दोनों प्रोजेक्ट के लिए 1300 करोड़ के आसपास की रकम जो है भारत सरकार ने आवंटित की है। और सिर्फ ये 2 प्रोजेक्ट हैं जिन पर इस संक्रमण के दौर में काम चल रहा है, जो कि पहले ही काम शुरू किया गया था। और किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को दिल्ली में उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी है कि 50 से अधिक जगहों पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो प्रतिबंधित काम की सूची जारी की थी उसमें कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क को रोकने का जिक्र नहीं था जहां पर मजदूरों के ऑन साइट रहने का इंतजाम किया गया हो। इसलिए उन्होंने कहा कि काम जारी रहेगा और नवंबर तक ये दोनों काम जो है, दोनों प्रोजेक्ट पूरे कर नवंबर तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। हिमांशु, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बात करते हैं मुंबई की, जहां मेट्रो लाइन 2A और 7 पर आज से 20 किलोमीटर दूरी तक मेट्रो ट्रेन का ट्रायल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रोटोटाइप ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अंधेरी पश्चिम से दहिसर और दहिसर से अंधेरी पूर्व तक मेट्रो लाइन पर पहले चरण का ट्रायल शुरू हुआ है। MMRD आयुक्त RA राजीव के मुताबिक 4 महीने तक यह ट्रायल चलेगा। उसके बाद सभी सुरक्षा मानकों के परीक्षण के बाद अक्टूबर महीने से आम जनता इसमें यात्रा कर सकती है।
और वो वक्त आ गया जबकि मुंबई के लोगों को मेट्रो की सौगात मिल सकती है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल ट्रायल के रूप में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आ चुके हैं और हरी झंडी दिखाकर ये जो हम मेट्रो ट्रेन देख रहे हैं इसकी शुरुआत करेंगे। अभी ट्रायल की शुरुआत हो रही है। हम फिलहाल कांदीवली हाईवे पर आकुली मेट्रो रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और ये हरी झंडी उन्होंने दिखाई, भोंपू बज चुका है और ये मेट्रो ट्रेन का पहला ट्रायल शुरू हो चुका है। ये ट्रायल इस मेट्रो ट्रेन के जरिए 4 महीने चलेगा। अभी ये दहीसर की तरफ आगे बढ़ रही है, दहीसर से फिर दावनकरवाड़ी स्टेशन तक और फिर वापस दावनकरवाड़ी स्टेशन से मेट्रो 2 का ये है जो है वहाँ से लौट कर फिर दहीसर और दहीसर से फिर आरे कॉलोनी के स्टेशन तक जाएगी और ये ट्रायल तकरीबन 4 महीने चलेगा। 4 महीने के बाद जब सभी सेफ्टी पूरी कर ली जाएगी, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी का भी जब परमिशन मिल जाएगा, उसके बाद ऐसा MMRDA का दावा है कि अक्टूबर महीने में आम जनता के लिए ये ट्रेन खोल दी जाएगी, यानी कि सफ़र कर सकेंगे। 6 कोच फिलहाल लगे हुए हैं। इसमें आप एक पीली पट्टी देख रहे हैं, दरअसल कलर कोडिंग दी गई है हर मेट्रो लाइन की। ये जो पीली पट्टी है ये मेट्रो 2A की कलर कोडिंग है और इस जहाँ पर हम खड़े हैं ये उसका जो कलर कोडिंग है वो रेड है। लेकिन चूंकि अभी एक रैक आई है बनकर जो तैयार है ये, तो इसके जरिए ही पूरा का पूरा मेट्रो ट्रायल शुरू हो रहा है। तो इस पूरा ट्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा, मेट्रो ट्रेन का इस ट्रायल के लिए। धीरे धीरे अब ये चल रही है यहाँ पर और जैसे जैसे आगे टेस्टिंग बढ़ेगी इसकी रफ्तार बढ़ती चली जाएगी। कोशिश ये है कि अक्टूबर महीने में ट्रायल पूरा हो जाए और 20 किलोमीटर का जो सफ़र है लोग उससे कर सकें, इस मेट्रो ट्रेन से कर सकें। और उससे जो दावा किया जा रहा है कि जब ये ट्रेन शुरू हो जाएगी तब काफ़ी निजात मिलेगी लोगों को, यात्रियों को। खास करके जो हाईवे है, हाईवे का ट्रैफिक तकरीबन 20 से 25% कम होगा और साथ ही लोकल ट्रेन का जो ट्रैफिक है वो 10 से 12% कम होगा। जो टिकट भी रखा गया है वो अमूमन बहुत सस्ता है, लोकल ट्रेन से भी और साथ में मेट्रो 1 जो चल रही है उससे भी काफ़ी सस्ता है, 3 किलोमीटर पर 10 रुपये के हिसाब से। और बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है। और दूसरी जो खास बात है, इस बात की सुरक्षा का काफ़ी ख्याल रखा गया है। ये जो हम देख रहे हैं जो फीता लगा हुआ है, दरअसल यहाँ पर ये PSD यानी कि प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर है। अगर ट्रेन आएगी और जहाँ दरवाज़ा होगा, जब दरवाज़ा खुलेगा उसके बाद ये खुलेगी, यानी प्लेटफॉर्म से नीचे गिरकर किसी दुर्घटना की कोई संभावना न रहे, इसकी कोशिश की गई है। और ये पूरा मेट्रो का जाल है जो मुंबई भर में बिछाया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो मुंबई वासियों को सौगात मिलने जा रही है मेट्रो ट्रेन की, वो मिलने जा रही है मेट्रो लाइन 2A जो कि धानुकरवाड़ी से दहीसर तक और दहीसर से लेकर आर्य कॉलोनी तक मेट्रो लाइन 7 की सौगात मिलने जा रही है। अक्टूबर महीने में बहुत मुमकिन है कि आम आदमी इस मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर पाएंगे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। तो एक तरफ जहां मुंबई में मेट्रो रेड लाइन का ट्रायल रन उसको हरी झंडी दिखाई गई, वहीं राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसका विरोध किया। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मेट्रो के उद्घाटन का नैतिक अधिकार नहीं है। इसी को लेकर बीजेपी ने प्रदर्शन किया। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को अब ममता बनर्जी का विशेष सलाहकार नियुक्त किया गया है। वो मुख्य सचिव थे, आज उनका रिटायरमेंट था, लेकिन उनको 3 महीने का कार्यकाल विस्तार दे दिया गया था। एक विवाद भी उनको लेकर के हुआ था जब केंद्र सरकार ने उन्हें आज सुबह 10 बजे तक DOPT के सामने पेश होने को कहा था, लेकिन उन्होंने बजाय एक्सटेंशन के अब रिटायर होना पसंद किया है। और ये जो पूरा विवाद है, आपको बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे के समय शुरू हुआ था। अब हरिकृष्ण द्विवेदी को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। It is very unfortunate, unconstitutional, undermining the subvertive and all this. I cannot accept all this. Even nobody can accept all this. So, but we need the service of Alapan Bandyopadhyay very badly. He retired, but I didn't allow him to leave Nabanno.
to leave our secretariat. So the new chief secretary, after his superannuation, Mr. Dwivedi, the home secretary, have become the chief secretary, and home secretary Mr. Gopalika became the home secretary, and Alapan Bandyopadhyay, like him a bright officer, I will not allow him to leave us finally. हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं कोलकाता से इस खबर पर अधिक चर्चा करने के लिए। सौरभ, ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी और केंद्र सरकार के बीच जो लड़ाई चल रही है उसका खमियाजा अल्पन बंदोपाध्याय को उठाना पड़ा है। देखिए, अल्पन बंदोपाध्याय एक टॉप ब्यूरोक्रेट है स्टेट के, और उनको जो एक्सटेंशन दिया गया था केंद्र की तरफ से, जो ममता बनर्जी ने पत्र लिखकर केंद्र को भेजा था कि उन्हें एक्सटेंशन दिया जाए 3 महीने के लिए, वो उन्हें कोविड के खिलाफ जो लड़ाई जारी है और जो साइक्लोन यास के बाद जो पश्चिम बंगाल में जो डैमेज हुआ है उसका जो रिलीफ और रिहैबिलिटेशन है, इस काम के लिए उनका एक्सटेंशन की मांग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक पत्र लिखकर भेजी थी सेंटर के पास, जिसका मंजूरी सेंटर ने दी थी, और उसके बाद उनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिलने वाला था। लेकिन जब ये विवाद शुरू हुआ उसके बाद जिस तरीके से केंद्र की उनको केंद्र के डीओपीटी ऑफिस में रिपोर्ट करने को कहा गया, उन्होंने डिसाइड किया कि शायद उनको रिजाइन करना बेटर रहेगा, उनके जो प्रोफाइल है, उनको जो जॉब है इसके लिए। और उसके बाद उन्होंने उनको मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चीफ एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर का पद देकर उनका नियुक्त किया है। और ये जो डेवलपमेंट्स है ये पिछले 1-2 दिन में हुआ है। जब ये मीटिंग के बाद विवाद शुरू हुआ कि चीफ सेक्रेटरी शायद निकल गए थे ममता बनर्जी के साथ, और इसी कारण शायद प्रधानमंत्री को ये बात पसंद नहीं आई, और ये सारे बातें मुख्यमंत्री का जो चिट्ठी है आज सुबह भेजा गया है उसमें भी इस सारे बातें का जिक्र किया गया है। लेकिन अब जो बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल में वो ये है कि अल्पन बंदोपाध्याय जो चीफ सेक्रेटरी है वो अपने रिटायरमेंट हो चुके हैं। आज 31 मई उनका रिटायरमेंट, ओरिजिनल रिटायरमेंट डेट था, और उसके बाद हरे कृष्ण द्विवेदी को मुख्य सचिव बना दिया गया है, और मिस्टर बंदोपाध्याय जो है वो चीफ एडवाइजर टू चीफ मिनिस्टर के पद पे काम करेंगे पश्चिम बंगाल में। लेकिन सियासी बात जो है, राजनीति जो है पश्चिम बंगाल और सेंटर के बीच में, वो आने वाले दिनों में आपको और ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ये अब सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात होगी। ममता बनर्जी का कहना है कि मोदी और अमित शाह एक सिंडिकेट है और दोनों ने ऑटोक्रेट जैसे बिहेव कर रहा है। वो जब भी आते हैं पश्चिम बंगाल में कॉन्फ्रंटेशन करते हैं, उनको जो हार मिला है पश्चिम बंगाल के चुनाव में वो उनको हजम नहीं हो रहा है, इसलिए वो पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। और मुंबई में बीएमसी ने वैसे छात्रों के लिए टीका लगाने का खास इंतजाम किया है जो पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। विदेश जाने वाले छात्रों के लिए मुंबई के 3 अस्पतालों में इंतजाम किए गए टीकाकरण का यह खास अभियान सोमवार, मंगलवार, बुधवार को चलेगा। आज से मुंबई में जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अब्रॉड फ्लाई करने वाले हैं एजुकेशन के लिए, उनके लिए स्पेशल वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी लंबी कतार है। ये सारे जो बच्चे हैं ये विदेश में जाने वाले हैं पढ़ाई करने के लिए, तो उनके लिए एक स्पेशल वॉक इन वैक्सीनेशन का बीएमसी ने शुरू किया है। फिलहाल हम मौजूद है कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में। यहाँ पे ये जो कतार आप देख रहे हैं ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि अब्रॉड जाने वाले हैं, तो उनसे हम बात करके जानना चाहेंगे कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कितना टाइम से ये खड़े हैं यहाँ पे। आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा नाम सनी गजवी है और मैं कनाडा जाने का प्लान कर रहा हूँ। कनाडा जा रहे हैं, कब जा रहे हैं? सितंबर इंटेक है। सितंबर में जा रहे हैं आप। और आप यहाँ पे कब से खड़े हैं? मैं अप्रॉक्स 10:30 से खड़ा हुआ है। 10:30 से खड़े, क्या कह रहे हैं, दे रहे हैं, कैसा है? सबने कहा है कि मिल जाएगा बट टाइम लगेगा, मतलब सब लोगों को मिल जाएगा बट टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। सर आप बताएं आपका नाम क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरा नाम मुस्तफ़ा है। आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क रोबोटिक्स के लिए। हाँ। हम लोग यहाँ पे 10 o'clock से खड़े हैं, बट देयर सम पीपल जो 6 बजे से यहाँ पे रुके हुए हैं। सो बट बिकॉज फर्स्ट डे है एंड दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि कैसे करना है, तो टाइम लग रहा है।
आई थिंक दैट्स अ गुड स्टेप बाय द अथॉरिटीज कि बच्चों के लिए देखना करना। आप कब जा रहे हैं, कब एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मेरा सितंबर में प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, बट बिकॉज एम्बेसीज भी बंद है, कॉन्सुलेट्स भी बंद है, सो वी डोंट रियली नो कि कब हमारा जाने का होगा। बट यू आर ट्राइंग टू गो इन मिड अगस्त समवेयर। वीज़ा प्रोसेस हो गई आपकी? वीज़ा प्रोसेस भी पेंडिंग है बिकॉज वैक्सीनेशंस नहीं है अवेलेबल इतना, तो जो कॉन्सुलेट्स है, अमेरिकन कॉन्सुलेट्स, दे आर नॉट ओपनिंग अप। वो लोग बोल रहे हैं कि हम डेट आपको देंगे, बट देयर इज़ नो प्रोविजन फॉर दैट। इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह लगा। बिल्कुल, वो वहाँ पे बहुत लोग का यही एक टेंशन है कि हाउ डू वी, अभी जाएंगे कैसे। लाइक एडमिशन तो आ गया है, सब कुछ हो गया है, बिकॉज अगर हम सही टाइम पे नहीं पहुँचते तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो गो फ्रॉम आवर हैंड्स। हाँ, तो आपके पास सारे यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स आए हैं, लेकिन अभी कॉन्सुलेट बंद है, तो वीज़ा प्रोसेस पे पता नहीं। आज वैक्सीन पहला डोज ले लेंगे आप, होप करते हैं दूसरी डोज का भी एक कहीं तो चिंता है। एग्जैक्टली, क्योंकि कोविशील्ड सिर्फ इंडिया में मिल रहा है और बाहर नहीं मिल रहा है। सो इफ वी टेक फर्स्ट डोज हियर, देन हमें सेकंड डोज भी यहीं पे लेना पड़ेगा, राइट? गैप नहीं है अभी। हाँ, अभी गैप का टाइम नहीं है, सो बिल्कुल पता नहीं कि कैसे करेंगे हम। बट यू आर ट्राइंग, होपिंग कि अभी जैसे स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, सो सिमिलरली देयर विल बी अनदर स्टेप इन अगस्त और समथिंग कि हमें दोनों डोज हो जाए एंड वी डोंट सैक्रिफाइस आवर एकेडमिक्स, जो भी पढ़ाई का है वो वी होप दैट वी आर नॉट लेफ्ट आउट देयर। ज़रूरी है ये बात, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसे कि स्टूडेंट्स बता रहे हैं, कॉन्सुलेट में भी बंद है, इसीलिए वीज़ा प्रोसेस भी अभी तक पेंडिंग है और कतार भी लंबी है। हालांकि हम आपको बता दें कि बीएमसी ने ये जो प्रोग्राम फ़िलहाल शुरू किया है उसमें 3 सेंटर्स दिए गए हैं, कस्तूरबा, कूपर हॉस्पिटल और राजावाड़ी हॉस्पिटल, और इन तीनों सेंटर में 50 डोज हर सेंटर के लिए अलॉट किए गए हैं। हालांकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि उनको यहाँ पे बताया गया है कि वो उनको सबको डोज मिलेगा, लेकिन हर रोज़ सिर्फ 150 डोज वॉक इन के लिए बीएमसी ने रखे गए हैं। तो बीएमसी को भी ये सोचना चाहिए कि जैसे ये कदम उठाया है, आगे जाके इन दोनों डोज के गैप के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अगस्त और सितंबर में फ्लाई करने वाले हैं। तो उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आज अगर एक डोज लिया तो दूसरा डोज भी उनको मिलना चाहिए। और ये जो है कि क्या 50 डोज हर सेंटर के लिए सफिशिएंट है कि नहीं, इसके लिए भी बीएमसी ने अभी सोचना चाहिए। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनिस, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना महामारी की पहली लहर और लंबे लॉकडाउन का असर अर्थव्यवस्था पर सीधे तौर पर पड़ा है। पिछले वित्तीय वर्ष में यानी 2020-21 में भारत की विकास दर -7.3% रही है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के सिकुड़ने का सीधा इशारा है। और आपको बताएं कि 2019-20 की अगर बात करें तो तब विकास दर 4% थी। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, ये अर्थव्यवस्था में सिकुड़ने की बात तो लंबे समय से कही जा रही थी, आंकड़ा भी अब आ गया है कि -7.3% जो है वो जीडीपी रही है। अब क्या आगे, इसके आगे का रास्ता क्या है? क्या कहा जा रहा है कि क्या इससे अब ज्यादा खराब होने वाली है हालत, या फिर थोड़ी बहुत सुधार की उम्मीद है? देखिए, -7.3% का मतलब है कि पिछले इस साल के शुरुआत में जो अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार रिकॉर्ड किया गया था, उसकी वजह से ये गिरावट उतनी बड़ी नहीं है जिसका अर्थशास्त्रियों को अंदेशा था। और गिरावट को रिवाइज करके अब -7.3% कहा गया है। लेकिन फिर भी आप इससे मान सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन जो है उसका स्तर कितना ज्यादा है भारतीय अर्थव्यवस्था में, और कितना ज्यादा मुश्किल और कितनी ज्यादा चुनौती के सामना सरकार को और इंडस्ट्री को करना होगा वापस अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए। क्योंकि आज से अभी से 1 घंटे पहले जो कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 8 कोर इंडस्ट्रीज का डाटा जारी किया है अप्रैल के लिए, उसमें यह कहा गया है कि मार्च के मुकाबले अप्रैल में जो 8 सबसे मुख्य इंडस्ट्रीज हैं, कोर इंडस्ट्रीज जिनको कॉमर्स मिनिस्ट्री कहती है, उसमें 15% तक की गिरावट दर्ज हुई है। और इसका सीधा मतलब है कि जो लॉकडाउन लगाया गया था कोरोना की दूसरी लहर से आम लोगों को बचाने के लिए, और जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए अलग अलग राज्यों में जो आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण और बड़े माने जाते हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल वगैरह, वहां पर उसका असर अब प्रोडक्शन पर दिख रहा है। और 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स 15% गिरा है। तो निश्चित तौर पर यह जो रिवाइवल हो रहा था, जिसकी वजह से गिरावट उतनी बड़ी फाइनली नहीं आई है जिसका क्या अंदेशा था पहले, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने उस जो सुधार हो रहा था उस प्रक्रिया को और धीमा कर दिया है।
और इसलिए जो प्रोडक्शन है उसके ग्रोथ रेट में फिर से गिरावट अप्रैल में दर्ज की गई है। और इससे दिखता भी है कि जो चुनौती सरकार के सामने है और उद्योग जगत के सामने है वो कितनी बड़ी होती जा रही है। अखिलेश, बिल्कुल शुक्रिया आपका हिमांशु, विस्तार से ये पूरी जानकारी देने के लिए। बात करते हैं दिल्ली की, जहां मीडिया में काम करने वालों के लिए खुशखबरी आई है। दिल्ली सरकार ने मीडिया कर्मियों और उनके परिवार वालों के लिए विशेष टीकाकरण केंद्र शुरू कर दिया। खास बात यह है कि किसी भी आयु वर्ग के मीडिया कर्मी और उनके परिवार वाले यहां बिना रजिस्ट्रेशन या अपॉइंटमेंट के आ सकते हैं और टीका लगवा सकते हैं। उन्हें केवल अपना आधार कार्ड और पहचान पत्र साथ लाना होगा। हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने इस वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से वैक्सीनेशन को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सभी लोग टीका लगवा लें। इसके बाद हम इस सेंटर को आम जनता के लिए भी शुरू कर देंगे। आमतौर पर हम समाज के सभी वर्गों के बारे में रिपोर्टिंग करते हैं, बताते हैं कि कैसे उनको राहत मिल रही है, कैसे उनको फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन अपने वर्ग यानी मीडिया वर्ग के बारे में बहुत ही कम रिपोर्टिंग करते हैं। तो जो बहुत ही कम रिपोर्टिंग होती है उनमें से ये आज की रिपोर्टिंग है। खबर ये है कि दिल्ली सरकार ने मीडिया कर्मियों और उनके परिवार वालों के लिए एक डेडिकेटेड वैक्सीनेशन सेंटर, कोविड का टीका लगवाने के लिए एक डेडिकेटेड सेंटर शुरू कर दिया है। यानी कि कोई भी मीडिया कर्मी, किसी मीडिया हाउस में आप काम करते हैं, आप पत्रकार हैं, तो आप और आपके परिवार के लोग यहाँ पर आएँ। आप ही के लिए, मीडिया और उनके परिवार वालों के लिए ही ये वैक्सीनेशन सेंटर शुरू किया गया है। ये दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है और यहाँ पर ये दिल्ली सरकार का स्कूल है। ये देखिए, इस दिल्ली सरकार के स्कूल में ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है ये शुरू किया गया। अंदर आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल ITO के पास है। अगर आप दीनदयाल उपाध्याय मार्ग ना समझ रहे हो, वैसे तो ये बहुत पॉपुलर जगह है क्योंकि इसी रोड पर बीजेपी का नेशनल हेडक्वार्टर है, उससे कुछ कदम की दूरी पर है, और उससे थोड़ी दूरी पर आम आदमी पार्टी का हेडक्वार्टर है इसी रोड पर। तो ये बहुत पॉपुलर जगह है। तो इसी पर यहाँ पर दिल्ली सरकार का ये स्कूल है, यहाँ पर ये वैक्सीनेशन सेंटर जो है शुरू किया गया है। दिखाता हूँ आपको थोड़ा आगे। ये देखिए, ये जो है कोविड-19 वैक्सीनेशन वेटिंग एरिया, और यहाँ पर सिविल डिफेंस के लोग हैं और हमारे मीडिया कर्मी भाई जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। ये रजिस्ट्रेशन एरिया है और इसके आगे वैक्सीनेशन का एरिया है। यहाँ पर अभी जो वैक्सीन उपलब्ध है वो कोविशील्ड है और सभी आयु वर्ग के लिए, चाहे आप 45 से ऊपर हों, चाहे 18 से 44 की कैटेगरी में आ रहे हों, सभी के लिए यहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध है। केवल आपको अपना आधार कार्ड और एक आई कार्ड, जिससे आप ये प्रूव कर सकें कि आप मीडिया कर्मी हैं, आपको लेकर आना है, और साथ में परिवार को भी आप यहाँ पर टीका लगवा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इसका उद्घाटन किया। आज इस स्कूल में पत्रकारों के लिए खासकर और उनके परिवारों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था शुरू की जा रही है। कई दिनों से पत्रकारों की ये मांग थी कि उनके लिए स्पेशल व्यवस्था की जाए, तो मुझे बेहद खुशी है कि आज ये व्यवस्था इस स्कूल में की जा रही है। और दोनों कैटेगरी 18 से 44 और 45 के ऊपर वाले दोनों कैटेगरी के पत्रकार और उनके परिवार के लोग आके यहाँ पे टीका लगवा सकते हैं। तो मेरी सभी पत्रकार साथियों से अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके सभी लोग टीका लगवाएं। इस टाइम टीके के ज़रिए ही आप अपने आप को बचा सकते हैं कोरोना से। सर, ये कुछ दिन के लिए रहेगा या फिर अब ये लगातार है, जब तक चलेगा पत्रकार लगवा सकते हैं? अब जल्दी लगवा लो, उसके लिए उसके बाद जनता के लिए भी खोल देंगे, फिर फैमिलीज के लिए भी है।